Hello, I'd like to welcome all my dear students with an Islamic greeting. Assalamu alaikum. So this is Mudassir Nazir from the Ignite Minds. Today we are going to start the introductory part of the biology for a general SSRB batch, and hope you will find at your respective places. So आपका जो मेन पोर्शन और स्टार्टिंग पोर्शन है बायो का वो हम आज स्टार्ट करेंगे एंड आई होप एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू एंश्योर डिसिप्लिन because if you are not disciplined you will not be able to fetch anything. Once you are disciplined you will be able to fetch any goal, so that means डिसिप्लिन एक बहुत ज़रूरी है. सो हम स्टार्ट करेंगे. जैसे आपको पता ही है एक्चुअल में क्या है, जनरल एसएसआरबी बैच में हम देखते हैं सबसे पहले जो मेन आता है दैट मीन्स हाउ यू आर able to differentiate between an animate and in an animate. So उसके लिए हम बता रहे हैं how you are able to differentiate between animate and in an animate. So उसके लिए हम बता रहे हैं. Okay, so let's get started. तो हम जैसे हैं तो हम सबसे पहला हमारा जो इंट्रोडक्टरी है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. सो लाइफ प्रोसेसेस जो आपका है it is the main criteria which differentiates between living and non living. एक्चुअल में लिविंग जो है, लिविंग को हम बोल सकते हैं इनके पास लाइफ होती है तो हम इनको बोल सकते हैं एनिमेट, और जो नॉन लिविंग है इनको हम बोल सकते हैं इन एनिमेट. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग इज दैट जो एनिमेट्स होते हैं इनके पास लाइफ होती है तो इनके पास कोई लाइफ नहीं होती. सॉरी. सो जो एनिमेट है इनमें अगर लाइफ होगी तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है तो इनमें होंगे, इनमें होगी लाइफ प्रोसेसेस. सो जो इन एनिमेट है इसमें लाइफ प्रोसेसेस नहीं होगी, इनमें कोई लाइफ प्रोसेस नहीं होगी. सो द मेन थिंग विच डिफरेंशिएट्स एन animate from the inanimate is having the different life processes. now जो life processes हैं, जो life processes हैं ये कैसे है, ये मतलब है क्या. so life process is complex organization of molecules within the living things. so when there is complex organization of molecules तो इसकी वजह से एक जो लिविंग ऑब्जेक्ट है ये एक्सप्रेस करेगा certain life processes, like mainly in the form of, it may be, for example, it may be the growth, it may be development, it may be reproduction, it may be it may be the excretion, it may be reproduction, it may be
digestion, it may be circulation, etc. सो जितने भी ये पैरामीटर्स हैं, दीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। तो दैट मीन्स एक ग्रोथ के बेस पे, डेवलपमेंट के बेस पे, रिप्रोडक्शन के बेस पे, एक्सक्रीशन के बेस पे, ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो दैट मीन्स ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, इन्हीं की वजह से हम बोलेंगे ये एक लिविंग है एंड ये एक नॉन लिविंग है। सो अब कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती लिविंग्स की। एग्जाम्पल अब आप बोलेंगे सर, पहला मैं आपका ये पहली हम ये पैरामीटर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे ग्रोथ। तो ग्रोथ में आपको बोल रहा हूं, ग्रोथ मीन्स जब हम बात कर रहे हैं, सो इट इज मोर व्हाट वी कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल ग्रोथ, द ग्रोथ विच इज रेगुलेटेड इंटरनली। यानी कि ग्रो जो कोई ऑर्गेनिज्म, वेदर इट मे बी अ प्लांट, वेदर इट मे बी एन एनिमल, जब वो ग्रो करेगा, वो ग्रोथ उसकी एक्सप्रेस होगी, बट इट इज टू बी रेगुलेटेड इंटरनली। इसकी बॉडी में ग्रोथ में हार्मोन्स होते हैं, सो देयर इज ग्रोथ विच इज रेगुलेटेड इंटरनली, एंड इस ग्रोथ को हम बोलेंगे दिस इज बायोलॉजिकल ग्रोथ। सो इसको हम बोलेंगे दिस इज बायोलॉजिकल ग्रोथ। ग्रोथ को जब हम बोलते हैं, बेसिकली इट इज एन इरिवर्सिबल increase in size, number and mass of an individual। तो जब भी कोई चीज ग्रो करेगी, उसका नंबर बढ़ेगा, उसका साइज बढ़ेगा, उसका मास बढ़ेगा। बट जब ये ग्रोथ हमारी रेगुलेट होगी इंटरनली, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट या एक एनिमल ग्रो करेगा। अब ये डिफरेंट है, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, वहां पे क्या है, वो पूरी लाइफ ग्रो करते हैं, वाइल एज एनिमल्स पूरी लाइफ ग्रो नहीं करते, दे ग्रो आफ्टर सर्टन पीरियड और आफ्टर सर्टन एक्सटेंट। सो हम बोलेंगे प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो होती है अनलिमिटेड, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्रोथ हो सकती है, हम बोलेंगे एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, क्योंकि जब आप एनिमल्स देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप ह्यूमंस की बात करेंगे, तो ये किसी एक एक्सटेंट तक बढ़ जाते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली इनका जो ग्रोथ है उसमें सेसेशन होती है, स्टॉपेज होती है। ठीक है, वाइल एज इन केस ऑफ प्लांट्स ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे टेंड टू ग्रो, उनकी ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड होती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैंने आपको सिंपली बता दिया, ग्रोथ इज सिंपली ए पैरामीटर विच डिस्टिंग्विशेस, जो डिस्टिंग्विश करता है एक नॉन लिविंग और एक लिविंग के बीच में। बट द क्वेश्चन इज, अब मैं बता रहा हूँ ये जो ग्रोथ हो रही है, ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंज हो रही है और एक्सप्रेस हो रही है हमारी बॉडी के फिनोटाइप में। तो दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर चेंज हो रही है, वेदर इट मे बी हार्मोन्स, है ना। तो उसके बाद, इसके बाद जो शो होता है वो बाहर से होता है। सो सिंपली हम बोलेंगे इंक्रीज इन द साइज, मास, हम बोल सकते हैं। बट अब सर क्वेश्चन बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आप नहीं बोलोगे, मैं यहीं से बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कोई लेंगे जो माउंटेन होता है, माउंटेन। तो जब हम इसका पहले देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज से 1 मिलियन ईयर या मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या था, ये माउंटेन नहीं था, ये माउंटेन नहीं था। तो दैट मीन्स ये माउंटेन बना, ये फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे एक छोटा सा स्टोन था या कोई एक बोल्डर था। अब धीरे धीरे ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स इस बोल्डर के ऊपर सिमिलर मटेरियल्स की डिपोजिशन होगी। ये जो डिपोजिशन है ये ओवरनाइट नहीं हुई, बल्कि इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। सपोज लेट इट बी 1 मिलियन ईयर अगो। दैट मीन्स 1 मिलियन में या 1 मिलियन ईयर्स में ये छोटा सा पत्थर जो था ये कन्वर्ट हो गया एक बड़े माउंटेन में, बोल सकते हैं। दैट मीन्स यहां पे क्या हो गया, देयर इज डिपोजिशन, देयर इज deposition of similar materials
similar materials over the parent object. parent object means ये जो पत्थर था, तो इस parent object के ऊपर similar materials का deposition हो गया, so इसकी वजह से इसका size जो है ये change हो गया। so इसको भी हम बोलेंगे इसने growth की, तो that means इसने भी growth show की। growth means increase in the size simply। so यहाँ पे भी इसका size जो है वो increase हो गया। but the question is, जहां पे हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे जो चेंज हो गई थी वो बॉडी के अंदर हो गई थी और रिफ्लेक्ट हो गई थी आउटसाइड द बॉडी, तो उसको हमने बोला था दिस इज बायोलॉजिकल ग्रोथ। यहाँ पे जो ग्रोथ है, बट दिस इज रेगुलेटेड एक्सटर्नली, क्योंकि पेरेंट मटेरियल बॉडी के बाहर जमा हो गए, सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ एंड साइंस टर्म में इस फिजिकल ग्रोथ का जो नाम दिया है दैट इज एक्रीशन। को दैट मींस बायोलॉजिकल ग्रोथ जो है वो इंटरनली रेगुलेट होती है, वाइल एज ये जो ग्रोथ है दिस इज एक्रीशन, दिस इज रेगुलेटेड एक्सटर्नली। और जो एक्रीशन है ये हम बोलेंगे दिस इज द पैरामीटर और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वाइल एज जो हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स की, वहां पे जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है उसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं इंटरससेप्शन। इंटरससेप्शन, तो इंटरससेप्शन जो है ये जो है फेज होता है लिविंग थिंग्स। ठीक है, होप यहां तक आपको जो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दैट मींस हमें जो पता करना है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो मेन डिफरेंस है, दैट मींस दे एग्जिबिट सेवरल काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। अब ये जो लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है, दिस इज कंप्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द बॉडी विच रिफ्लेक्ट देमसेल्व्स इन द वेरियस प्रोसेसेस, जिनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस में मैंने आपको पहले भी बोला, फॉर एग्जांपल इट मे बी ए न्यूट्रिशन, ठीक है, it may be respiration, it may be reproduction, it may be growth and development, it may be excretion, it may be circulation or transportation। इसको हम बोलेंगे सर्कुलेशन ही मेन रोल करता है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बोथ इन प्लांट्स भी होता है या एनिमल्स भी हम बोल सकते हैं, ये आपको आगे पढ़ना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट्स में भी पढ़नी है, एक्सक्रीशन प्लांट्स क्या होता है, तो डिपेंड करता है आपके सिलेबस में कितना इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक है, उसके बाद तो आपको ये सारे पैरामीटर्स, ये जो सारी प्रोसेसेस हैं, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस। इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस की वजह से हम एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंसेस करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन एग्जिबिट करेगा लिविंग। रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं इसको 1000 ईयर्स या मैं इसको 1 साल यहाँ रखूंगा, अगले साल ये यही पेन होगा, इस पेन से 2 पेन नहीं बनने वाले। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल फिनोमिनन बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर यंग वंस विच मे और मे नॉट बी सिमिलर टू द पेरेंट्स। अकॉर्डिंगली वो भी हम पढ़ेंगे। सो दैट मीन्स सबसे पहला जो आपका है, हम पहला टॉपिक लेंगे दैट इज न्यूट्रिशन। ये पहला आपका टॉपिक है एंड इट इज मेनली इनकॉर्पोरेटेड इन द सिलेबस। तो जो भी आपका सिलेबस होता है, सबसे पहला टॉपिक जो होता है न्यूट्रिशन में, आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट डज द न्यूट्रिशन मीन्स, और न्यूट्रिशन के टाइप्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपका उठाएंगे न्यूट्रिशन। होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या। अब जो न्यूट्रिशन, तो जो न्यूट्रिशन टर्म है, इट सिंपली मींस द प्रोसेस ऑफ obtaining food from the surroundings। So nutrition is basically a phenomenon by which living organisms are capable of
गेटिंग द फूड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव सराउंडिंग्स। अब कौन किस सराउंडिंग या कौन किस एनवायरनमेंट में रहता है तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे ही होगा। तो दैट मीन्स न्यूट्रिशन को हम मोटे टर्म्स में ऐसे समझा सकते हैं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने न्यूट्रिएंट्स यानी कि उसी को तो फूड बोलेंगे ना, वो न्यूट्रिएंट्स कैसे अचीव करता है फ्रॉम दियर, सॉरी फूड्स नहीं है दिस फूड, ओके। सो जैसे भी न्यूट्रिएंट कैसे अपना फूड जो है अचीव करता है फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि कौन किस एनवायरनमेंट में और कौन से एनिमल में क्या पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से वो अपनी न्यूट्रिशन अचीव कर सकता है। सपोज हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे एनिमल्स हैं जो सेल्फ खुद यानी कि तैयार कर सकते हैं अपना फूड। सो दे डू नॉट रिलाई ऑन, यानी कि दे डू नॉट रिलाई not rely on any another, that means these are independent। इनको कोई किसी और चीज के सहारे की जरूरत नहीं होती, किसी और से अपनी न्यूट्रिशन अचीव नहीं करते। इनमें इतने सफिशिएंट थिंग्स होती हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि अपने अपने आप का फूड खुद तैयार कर सकते हैं। वाइल एज दूसरी कैटेगरी वो होती है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बल्कि वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते, इन्हीं से बना हुआ खाना या इन्हीं को कंज्यूम करते हैं। सो अकॉर्डिंगली जो आपका न्यूट्रिशन है इस हैज वेरियस टाइप्स, इट हैज वेरियस टाइप्स। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं मैं आपको पहले मोटा मोटा बोल देता हूँ। न्यूट्रिएंट्स जो है ये इंसान को चाहिए दो टाइप्स में। एक जो हमें चाहिए लार्ज क्वांटिटीज में तो उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। चाहे इंसान की एग्जाम्पल बात करें या हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे वो यीस्ट हो, एमोबा हो, वेल हो, इजंट इट, वो लीच हो या कोई भी हो सकता है, वो मॉस्किटो हो। और दूसरा जो हमें चाहिए कम अमाउंट में तो उसको बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है इनको हम दूसरा नाम बोलते हैं चीफ न्यूट्रिएंट्स भी, और these are taken in the large account, that's why इनको बोल देंगे प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं these are taken in the large quantities। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाते हैं तो उसमें मेजर होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। सो वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो हम ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, चीफ न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं, या हम बोलेंगे प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स। इसलिए बोलते हैं बिकॉज दीज आर टू बी टेकन इन द लार्ज क्वांटिटीज। एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट की मैंने एग्जाम्पल दी, फैट्स की एग्जाम्पल दी, प्रोटीन्स की एग्जाम्पल दी, न्यूक्लिक एसिड्स की एग्जाम्पल। उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, एज द नेम इंडिकेट्स माइक्रो मीन्स स्मॉल, जो हम स्मॉल क्वांटिटीज में कंज्यूम करते, इनटेक करते। सो इनका जो दूसरा नाम है, इनका हमने दूसरा नाम जो है, these play an important role in regulating the various metabolic activities, तो हम इनका दूसरा नाम बोलते हैं रेगुलेटर्स। So that means micronutrients are also called as regulators because इनकी वजह से हमारी बॉडी की बहुत सारी प्रोसेसेस या फिजियोलॉजी जो है वो रेगुलेट हो जाती है। एंड दीज आर टेकन इन द स्मॉलर क्वांटिटीज। तो इसमें जो है फॉर एग्जांपल आते हैं वाइटामिन, क्योंकि वाइटामिन हम कार्बोहाइड्रेट्स की तरह नहीं लेते हैं, और इसमें आते हैं फॉर एग्जांपल मिनरल्स। These are taken in the tracer amounts or the smaller quantities to meet out the various metabolic activities of the life। So हमने chiefly nutrients को डिवाइड किया गया on the basis of their intake, that is macro and micro। macro means large quantities में लेते हैं, माइक्रो हो गया जो हम स्मॉलर क्वांटिटीज में लेते हैं। सो इनको हम चीफ न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं या प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। यहाँ पे इनको हम बोलेंगे रेगुलेटर्स। क्या बोलेंगे?
रेगुलेटर्स, ठीक है, बिकॉज दीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। इनकी वजह से अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बॉडी में कुछ डिजीज या डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स आते हैं। सिंड्रोम इज नथिंग सिंपली अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। सो अब जो है न्यूट्रिशन का हमने ले लिया, न्यूट्रिशन हमें पता चला कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अब कौन किस एनवायरनमेंट में रहता है तो उसका फूड वैसे ही होगा और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे ही होगा, ठीक है। सेकंड जो है हमारा, न्यूट्रिएंट्स को हमने कैटेगराइज किया कि इनका इनटेक जो है वो कितना होता है। अगर इनका इनटेक हम लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम डेली मील्स लेते हैं, ठीक है, तो उसमें मेजर कंसंट्रेशन, मेजर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, मेजर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, मेजर अमाउंट ऑफ दीज न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, मेजर अमाउंट ऑफ लाइपिड्स और फैट्स होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज द प्रिंसिपल चीफ न्यूट्रिएंट्स और द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वाइल एज जो हम कम क्वांटिटी में लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। होप यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द फीडिंग हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, न्यूट्रिशन इज ऑफ सेवरल टाइप्स। Depending upon the feeding habitats, ठीक है, न्यूट्रिशन इज हैविंग इट्स डिफरेंट टाइप्स। यहां पे मैं आपको कुछ और भी टाइप्स बनाता हूं जो कि, क्योंकि एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है वो हर दिन या हर साल के बाद या एक टाइम पीरियड के बाद उसका स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ जाता है। तो न्यूट्रिशन में आपने कुछ 2 या 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मोड्स पढ़े होंगे। मैं आपको यहाँ पे न्यूट्रिशन के कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देता हूँ जिसकी वजह से अगर न्यूट्रिशन पोर्शन में कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू फेच ऑल द क्वेश्चंस, ओके। सो आप डिसिप्लिन रहे और जुड़े रहें। तो सबसे पहला जो है आपका है, आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इट इज ए न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, जहां पे क्या है, दैट मीन्स दे आर capable of synthesizing their own food and do not depend on other individuals। दैट मीन्स इनमें एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है, ये खुद का खाना खुद तैयार कर सकते हैं, इनको किसी और की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल हमने प्लांट्स के लिए, प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स को चाहिए, इनके पास एक मैकेनिज्म होता है दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स जो होते हैं वो अपने रूट्स से एब्जॉर्ब कर देते हैं वाटर और स्टोमेटा के थ्रू उनमें आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जिसको हम यूवी लाइट बोलते हैं, और इनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनाबॉलिज्म होता है, दैट मीन्स देयर इज सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल फ्रॉम द सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक प्लांट में आया थ्रू द स्टोमेटा, और जो वाटर जो इसने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया, ठीक है, और यूवी लाइट यानी कि सनलाइट, एंड उसके बाद क्लोरोफिल जो इनके पास पिगमेंट होता है। सो इट गेट्स चेंज इनटू C6H12O6 जिसको हम बोलेंगे ग्लूकोज, प्लस रिलीज हो जाता है ऑक्सीजन जो कि यूटिलाइज करते हैं एनिमल्स। बट यहां पे क्या है, इनको जरूरत लगा कार्बन डाइऑक्साइड, इनको वाटर की जरूरत है, इनको क्लोरोफिल और यूवी की जरूरत है, उसकी वजह से इनमें बना ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट यूज करेगा एज ए फूड, दैट मीन्स इसमें फूड बना, बट इसने किसी और से कंज्यूम करके नहीं लिया, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि इसने अपना खाना खुद तैयार किया,
ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज ऑटोट्रॉफिक, दैट मीन्स सेल्फ मेड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल्फ मेड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्लूकोज जो बना, ये जितना भी फूड इसको मिलेगा, जितना इसको कंज्यूम करना होगा अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, वो उतना करेगा, और जो बाकी बचा दैट विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, that will be stored in the form of starch. So that means plants जो है they show the autotrophic mode of nutrition, that means they have the capability of producing their own food in the presence of UV light, in the presence of chlorophyll. So इसको बोलेंगे autotrophic mode of nutrition. second जो है आपका, that is एग्जाम्पल लेंगे ह्यूमन बींग्स की, एग्जाम्पल लेंगे ह्यूमन बींग्स की, तो हम अपना जो खाना है खुद तैयार नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स हेटेरोट्रॉफिक। यहां पे दे रिलाई या दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स फॉर न्यूट्रिशन। दैट मीन्स एग्जाम्पल लेंगे हम ह्यूमंस की, हम जो है ऑटोट्रॉप्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं, जो अपना खुद बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट्स, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, और उसके अलावा ऑटोट्रॉप्स के अलावा हम डिपेंड करते हैं फ्लैश के ऊपर भी, जो मीट होता है एनिमल्स के ऊपर। बट इन टोटलिटी चाहे हम प्लांट्स के ऊपर रिलाई करें या चाहे हम एनिमल्स के ऊपर रिलाई करें, दैट मीन्स हम में इतनी पोटेंशियल, इतना ताकत नहीं होता कि हम अपनी बॉडी के अंदर ही खुद के लिए खाना बनाएं, बल्कि हम रिलाई करेंगे या प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल है, हम ह्यूमन्स की बात नहीं करेंगे, जो सिर्फ होगा फ्लैश ईटिंग, जो सिर्फ मांस खाएगा, मांस हम बोलते हैं या इसको फ्लैश बोल सकते हैं, ठीक है, अदर देन द वेजिटेबल्स फ्लैश ईटिंग, तो हम उसको बोलते हैं ये हो गया कार्निवोर, तो उसको बोलेंगे कार्निवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या उस एनिमल को हम बोलते हैं कार्निवोरस। एग्जाम्पल टाइगर, वो सिर्फ फ्लैश खाता है। एग्जाम्पल स्नेक, वो भी सिर्फ फ्लैश ईटिंग है। और उसके बाद कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ खाते हैं ग्रास और वेजिटेबल्स, ठीक है, जो कि फ्लैश ईटिंग नहीं हो, तो उनको हम बोलते हैं हर्बिवोर। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे हर्बिवोरस, और उस एनिमल को हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड हर्बिवोरस। एग्जाम्पल हमारी काऊ होगी, गोट है, एटसेट्रा। अब जो हर्बिवोर्स है ये आपको समझ में आ गया, ये भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। फ्लैश ईटिंग, ये भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये डिपेंड करता है एनिमल्स के ऊपर, ये डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल तो एक प्लांट ही होता है ना। ओके, अब उसके बाद एक दूसरी कैटेगरी आती है जो डिपेंड करता है फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो आपका प्लांट बेस्ड मटेरियल भी खाता है और वो एनिमल्स का फ्लैश भी खाता है, ठीक है, जो प्लांट्स भी खाएगा, एनिमल्स भी खाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ओमनिवोर। क्या बोलेंगे? ओमनिवोरस। ओमनिवोरस एग्जाम्पल मैन, यानी कि ह्यूमंस, क्योंकि हम प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है, और उसके अलावा हम एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं। सो दिस इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चाहे हम प्लांट्स खाएं या चाहे हम एनिमल बेस्ड कोई प्रोडक्ट खाएं या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाएं या पूरा प्लांट खाएं, तो हम उनको बोलेंगे ओमनिवोर, ठीक है। सो अब क्या है, आगे जाके हेटेरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है, मोटा मोटा फिर मैं आपको रिकैप्सुलेट करूंगा। हमने आपको बोला कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं, दिस इज कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द बॉडी विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन द एनिमेट एंड द इनएनिमेट। अब जो एनिमेट है उसको लिविंग बोलते हैं, जो इनएनिमेट है उसको नॉन लिविंग बोलते हैं। इन एनिमेट में वो प्रोसेसेस नहीं होती जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, बल्कि एनिमेट में लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। और जो एनिमेट ऑब्जेक्ट है उसकी मैंने लाइफ प्रोसेस आपको बता दी। फॉर एग्जांपल इट मे बी द एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इट मे बी ग्रोथ, इट मे बी द डेवलपमेंट, it may be the reproduction, it may be the circulation, that is transportation of the materials,
है ना। तो ये सारी प्रोसेसेस जो है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं लिविंग के। तो सबसे पहला हमने उठाया न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमने बोला दिस इज नथिंग सिंपली द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, यानी कि न्यूट्रिएंट्स, फ्रॉम देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन सी क्वांटिटी में लेते हैं, अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, या चीफ और प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं। वाइल जो हम कम क्वांटिटी में लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो ये कम क्वांटिटी में लेते हैं, इनकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रेगुलेट होती हैं, तो इनको दूसरा हम रेगुलेटर्स बोलते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द फीडिंग हैबिटेट, कौन क्या और कैसे खाता है, अकॉर्डिंगली न्यूट्रिशन को क्लासिफाई किया गया। मेन जो कैटेगरीज है दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, दीज आर द प्लांट्स, प्लांट बेस्ड लाइक क्रिएचर्स, जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते, वो डिपेंड नहीं करते किसी और, लाइक फोटोसिंथेसिस, conversion of this carbon dioxide and the water into the glucose plus oxygen. Oxygen is released in the atmosphere environment, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, वो इनकी बॉडी में जमा हो जाता है। अब वही ग्लूकोज आधा जो है जितना इसको चाहिए वो अपने लिए यूज करेगा, बाकी जो बचा वो स्टोर करेगा। और जब हम वही प्लांट खाते हैं तो उसमें वही ग्लूकोज या वही कुछ स्टार्च मिलता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी या न्यूट्रिशन मिलती है। ठीक है, होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट है आपको बताएंगे, नेक्स्ट कैटेगरी जो है, बहुत सारी टाइप्स हैं तो आपने पढ़ा होगा, इसके बाद हम और सारे डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। तो मैं आपको बोलूंगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक तो आपको समझ में आया। दिस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये फॉर एग्जांपल क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है प्लांट और इसका कोई पार्ट, या कंज्यूम करता है एनिमल एज ए होल, पूरा एनिमल खा जाएगा या एनिमल का पार्ट, और बोथ, दैट मीन्स प्लांट्स या एनिमल्स, या प्लांट का पार्ट या एनिमल का पार्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम खाना खा रहे हैं तो हमने सब्जी बनाई है, तो सब्जी बना के हमने पूरा प्लांट तो नहीं निकाला, प्लांट का थोड़ा सा पार्ट निकाला। उसके बाद हम मटन खा रहे हैं तो हमने मीट का एक छोटा सा हिस्सा लिया, पूरा ऑर्गेनिज्म। अगर हम पूरा चिकन लेंगे तो वो एनिमल हो गया पूरा, और अगर हम मटन लेंगे थोड़ा सा हिस्सा लेते तो एनिमल का पार्ट हो गया। ठीक है। ऐसे ही हम पूरा प्लांट भी खा सकते हैं या प्लांट का कोई पार्ट भी खा सकते हैं, या ये दोनों मिलके हम खाएंगे। बट द कंडीशन इज व्हेन दीज प्लांट्स, एनिमल्स या इनके पार्ट्स, व्हेन दीज आर इंजेस्टेड, इनटेक इनका होता है इन अ लिक्विड और सॉलिड फॉर्म थ्रू माउथ। यहां पे याद रखना, मैं इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूं, when the plant part or plant as a whole, animal part or animal as a whole, or both are ingested in a liquid or in a solid form through mouth, इस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि इंजेशन थ्रू माउथ होती है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आप माउथ के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो ज्यादा, क्योंकि कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू सक करके न्यूट्रिशन लेते हैं, बट यहाँ पे आप याद रखेंगे जो माउथ के थ्रू इनटेक करेंगे और वो उनको बोलेंगे दीज हैव गॉट द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल आप इसके लिख सकते हो, एग्जाम्पल में आपका आएगा ह्यूमंस, इसमें आएगा अमोबा, इसमें आएगा पैरामीशियम। सो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स विच हैव गॉट द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, दैट इज, उसको हम बोलते हैं सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो दैट मीन्स हम दूसरा पढ़ेंगे सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन हम बोलेंगे। यहां पे क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये डिपेंड करता है ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर।
डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो यहाँ पे इंजेशन बाद में होती है, पहले डाइजेशन होती है। अब आप बोलोगे सर वो तो हम कंफ्यूज हो गए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें जिसको खाना खाना है, हम इसको बोलेंगे ये एक सैप्रोजोइक एनिमल। तो यहाँ पे एक डेड एंड डिकेइंग, फॉर एग्जाम्पल लीव्स है, प्लांट बेस्ड लीव्स है, यहाँ कोई डेड पार्ट होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। सो उसके बाद क्या करता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपनी बॉडी से डिस्चार्ज कर देता है कुछ एंजाइम्स, जिसकी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है विच इज प्लेस्ड आउटसाइड द बॉडी, इट गेट्स, इसका ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस। ये पहले एक कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। उसके बाद इस ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी से कुछ सिक्रीशंस रिलीज की इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, जिनकी वजह से इस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन हो गया इनटू द सिंपलर फॉर्म्स। और ये क्या है, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर। इट मे बी द लीव्स, इट मे बी द डेब्रिस, इट मे बी द एनी जो प्लांट है या एनिमल का बेस्ड पार्ट है जो डेड और डिके हो रहा। सो इसमें क्या हो गया, इसमें डाइजेशन, डाइजेशन इज सिंपली, यहाँ पे हमने डाइजेशन किसको बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं जहां पे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब अगर ये डाइजेशन होती है इनसाइड द बॉडी, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में, क्योंकि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसको हम अपने मुंह में डालते हैं तो स्टमक में उसका ब्रेक डाउन होता है, हमारे बकल कैविटी में, हमारे मुंह में उसका ब्रेक डाउन होता है। दैट मीन डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डाइजेशन है दिस टेक्स प्लेस, ये जो कॉम्प्लेक्स और सिंपल चेंज हो जाता है बट दिस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। उसके बाद ये सिंपलर सब्सटेंस को खा जाता है। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो इसके बोल सकते हैं फंजे होता है, ठीक है, और कुछ प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, फंजे हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, या कुछ बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, या फंजे हो सकते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है। पहले हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। सेकंड हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसमें मैंने आपको हर्बीवोर, ओमनिवोर और कार्निवोर के बारे में बोला। उसके बाद हमने सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा जहां पे इंजेक्शन थ्रू माउथ होती है, ठीक है। उसके बाद हमने सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर रिले करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा थर्ड है, फोर्थ है, दैट इज, उसको हम बोलेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फीड करता है, पैरासाइट जो होता है feeds on the body of another organism and obtains its nutrition, that means food, while as causing harmful effects या harm to the host। तो दैट मीन्स ये एक पैरासाइट है और ये रहता है एक होस्ट की बॉडी में, और उसके बाद ये अपनी न्यूट्रिशन ले लेता है यहाँ से, और इसके इंटर्न यहाँ पे ये इसको हार्मफुल इफेक्ट्स देता है, यानी कि ये इसके लिए बेनिफिशियल नहीं, ठीक है। तो इस वाले क्रिएचर को बोलेंगे पैरासाइट और इसको बोलेंगे होस्ट, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब जो पैरासाइट्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं, ये हमारी बॉडी के बाहर भी रहते हैं। दैट मीन्स पैरासाइट्स जो हमारी बॉडी के बाहर रहेंगे उनको बोलेंगे एक्टोपैरासाइट्स,
और जो हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे उनको बोलेंगे एंडोपैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं, एस्कैरिस होता है, या टेप वर्म होती है, या लिवर वर्म होती है, लिवर फ्लूक हो सकती है। एक्टोपैरासाइट्स फॉर एग्जाम्पल लीच होती है, सॉरी लाइस होती है ना, या कोई बग्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के आउटसाइड रहते हैं, ये हमारी बॉडी के इनसाइड रहते हैं, तो इनको एंडो सॉरी इनको एक्टोपैरासाइट्स बोलेंगे। तो इनको ओके ओके, जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, एक्टोपैरासाइट्स जो हमारे बॉडी के बाहर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीच हो गया या बग्स हो गया। और जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेप वर्म हो गया, या स्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। टीनिया हो सकता है, टीनिया सैजिनेटा हो सकता है, टीनिया सोलियम हो सकता है। ये हमारी बॉडी के इंटेस्टाइनल कैविटीज में रहते हैं। तो हमारे इंटेस्टाइन से अपनी न्यूट्रिशन रॉब करके अपने आप का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, फिजियोलॉजी मेंटेन करते हैं। इन टर्न हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को टारगेट करके उनको हार्म करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। होप ये आप तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें प्लांट लाइक न्यूट्रिशन होती है, जो प्लांट्स की तरह अपना खुद खाना तैयार कर सकते हैं, प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। बट फर्क इतना है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं बल्कि कीमोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो उस वाली न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हॉलोफिटिक, हॉलोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल हम देंगे यूग्लिना की। तो दैट मीन्स होता ये एनिमल ओरिजिन का है, बट ये प्लांट्स की तरह, जैसे वहां पे उन्होंने फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड तैयार किया था, यहाँ पे ये कीमोसिंथेसिस के थ्रू कन्वर्जन होगा केमिकल्स का इनटू इट्स फूड। तो फॉर एग्जांपल हम उसको बोलेंगे दिस इज द हॉलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हॉलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आया? एग्जाम्पल यूग्लिना की। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट बोलेंगे इंसेक्टिवोरस। सिंपली जो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करेंगे, फीड अपॉन इंसेक्ट्स, उनको बोलेंगे इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या इनको जो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये वो एनिमल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो हमारी वॉल लिजार्ड होती है या फ्रॉग होती है, वो ग्रॉस होपर्स को खाती है। तो ग्रॉस होपर्स को खाती है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स को खाती है, तो उसको बोलेंगे दीज हैव गॉट द इंसेक्टिवोर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो हम बोल सकते हैं लार्विवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक्चुअल में क्या है, जब एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, चाहे उसका बर्थ हुआ या वो एग से निकला, बर्थ हुआ तो उसको हम बोलेंगे ये विविपैरस है, एग से निकला तो उसको बोलेंगे ओविपैरस। अब चाहे वो विविपैरिटी के थ्रू पैदा हुआ या ओविपैरिटी के थ्रू पैदा हुआ, और जैसे ही वो पैदा हुआ, जस्ट आफ्टर द बर्थ, अगर वो रिजेंबल करता है विद पेरेंट्स, तो हम इसमें बोलेंगे दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। बेसिकली मुझे समझाना है कि लार्विवोरस न्यूट्रिशन क्या है। मैंने आपको बोला कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर उसका बर्थ हुआ या वो एग से निकला, विविपैरिटी के थ्रू पैदा हुआ या ओविपैरिटी के थ्रू पैदा हुआ, अगर वो पैदा होने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करता है, दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल मैन। जब इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, उसके भी दो हाथ, दो कान, दो आंखें, एक नाक होती है, जो कि उसके पेरेंट्स में।
ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पैदा समय होते उसमें सिर्फ एक ही कान है और जब वो थोड़ा बड़ा होता है फिर दूसरा कान आ जाता है। सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट डेवलपमेंट। वाइल एज जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, वहां पे जो बच्चा पैदा होता है, वो जब पैदा होता है तो उसमें कुछ ऑर्गन्स मिसिंग होते हैं या कुछ बॉडी का पार्ट एक्स्ट्रा होता है, जो धीरे धीरे करके जब वो अडल्ट हो जाता है, तो दैट मीन्स आफ्टर बर्थ ये ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चा होता है, ये रिजेंबल नहीं करता, डू नॉट रिजेंबल, नॉट सिमिलर विद देयर पेरेंट्स। तो जब ये पेरेंट्स के जैसा नहीं होता तो फिर इनकी लाइफ में कुछ फेजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये बच्चा पैदा हो गया, सपोज ये इसका पेरेंट है, ठीक है। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ ये पहले कुछ ऐसा था, तो दैट मीन्स इसके साथ रिजेंबल नहीं किया। फिर उसके बाद ये कुछ ऐसा बना, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज आ गई, ये इसकी सेकंड स्टेज आ गई। फिर उसके बाद ये कुछ ऐसा बना, ये इसकी थर्ड स्टेज आ गई। और कुछ टाइम बाद ये फिर अपने पेरेंट्स के जैसे तकने लगा। ये जो बीच वाली स्टेज है, ये जो डेवलपमेंट है, तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसमें बीच वाले ये मिडल स्टेज ट्रांजिशन फेजेस बने। इन ट्रांजिशन फेजेस को हम बोलते हैं लार्वे, प्लूरल। तो एक को बोलेंगे, अगर एक लेंगे, ये कलेक्टिवली तीनों हो गए लार्वे, ठीक है। अगर हम एक को बोलेंगे तो एक को बोलेंगे लार्वा। क्या बोलेंगे? लार्वा को। दैट मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जब लार्वा बनता है और इन्हीं लार्वास के ऊपर जब कोई कंज्यूम करेगा, इनको कोई खाएगा, उसको बोलेंगे लार्विवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली मैं चाहता हूं कि आपका छोटे से लेके बड़े से बड़ा तक का कंफ्यूजन जो भी कुछ होगा, इट शुड बी फिक्स्ड इन योर माइंड्स। ताकि मैं आपको इतना भी बोल सकता था कि लार्विवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जहां पे ऑर्गेनिज्म एक लार्वा के ऊपर फीड करता है, एक लार्वा के ऊपर फीड करता। आप बोलते सर ये लार्वा जो है, ये लार्वा एक्चुअल में चीज होती क्या? तो ये मैंने आपको समझा दिया। लार्वा इज जो बीच वाली स्टेज होती हैं, एक्वायर करता है एक ऑर्गेनिज्म अपना अडल्ट बनाने से, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम, जैसे एक लार्वा कन्वर्ट हो जाता है इन द फुल ग्रोन अडल्ट, इसको हम मेटामॉर्फोसिस भी बोल सकते हैं। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। सो एग्जाम्पल लार्विवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल्स देंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई तो आपने देखा होता, या फिश होती है। फिश जो है, वो जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पानी में डिफरेंट डिफरेंट लार्वास पाए जाते हैं, उनके ऊपर फिश करती है अपना न्यूट्रिशन। या ड्रैगन फ्लाई होता है, ड्रैगन फ्लाई होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। ओके, तो अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, दैट इज कैनिबलिज्म। बहुत ही अच्छा है। कैनिबलिज्म मतलब, कैनिबलिज्म होता है एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैनिबलिज्म, जहां पे ऑर्गेनिज्म फीड ऑन या अपॉन इट्स ओन स्पीशीज। इंसान इंसान को नहीं खाता तो हम कैनिबलिज्म में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, एक स्नेक, बड़ा स्नेक पाइथन छोटे स्नेक को खाता है। लार्ज स्नेक फीड्स ऑन द स्मॉल स्नेक, तो इसको हम बोलेंगे कैनिबलिज्म शो कर। या स्नेक की बात छोड़े, हम स्कॉर्पियंस की एग्जांपल लेंगे। बिच्छू, वो छोटे स्कॉर्पियंस को खाते हैं। या हम कॉकरोच की एग्जांपल लेंगे, जो बड़ा कॉकरोच है, या कॉकरोच अपने ही नॉर्मल कॉकरोच को खा सकता है। सो कैनिबलिज्म वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपने ही स्पीशीज के मेंबर्स को खाता है। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज कैनिबलिज्म। तो इन ऑर्गेनिजम्स को जिनमें कैनिबलिज्म शो करते हैं उनको हम बोलते हैं कैनिबल्स। क्या बोलेंगे? कैनिबल्स। ठीक है, ओके। अब जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेकंड हम बोलेंगे, इसके बाद हम बोलेंगे सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस,
हम सैंग्विवोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ब्लड सकिंग होते हैं, जो ब्लड सकिंग होते हैं। सो सैंग्विवोरस आर दोज एनिमल्स विच आर ब्लड सकिंग। एग्जाम्पल हम लेंगे, आप याद करो, अगर आपको पता होगा हमारा जो ब्लड है वो कौन सक कर, ठीक है। एग्जाम्पल आप याद करो, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे बॉडी में कोई डेड एंड डिकेइंग या कोई ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे हमारी बॉडी में एक गंदा खून जमा हो जाता है, तो फिर हम लीच थेरेपी करने के लिए जाते हैं। तो लीच जो है वो हमारे खून के ऊपर ब्लड अपनी न्यूट्रिशन करेगा, या हम जो है मस्कीटो जो है, मस्कीटोज भी हैं जो हमारे ब्लड के ऊपर रिलाई करते हैं। सो दैट मीन्स जो भी क्रिएचर ब्लड सकिंग होगा उनको हम बोलेंगे दीज आर सैंग्विवोर्स। क्या बोल सकते हैं? सैंग्विवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड सैंग्विवोर्स। क्या बोल सकते हैं? सैंग्विवोर्स। तो दैट मीन्स सैंग्विवोर्स आर दोज एनिमल्स विच आर ब्लड सकिंग। अब आपको मैंने एग्जाम्पल दिए भी बता दी। जो लीच है, लीच की थेरेपी करते हैं हम, तो लीच जो है वो हमारे बॉडी से गंदा खून निकाल देती है। वो अच्छा भी निकाल सकती है, बट हम उसको वहीं पे प्लेस करते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी में कुछ ऐसा गंदा खून जमा हो गया। उसके अलावा मस्कीटो वो अपनी प्रोबोसिस एंटर कर लेता है हमारे स्किन के अंदर, स्किन को पंक्चर करके हमारी बॉडी से खून निकालता है। तो जो हमारी बॉडी का ब्लड होता है वो उसका मील होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक, जो ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी है। को नेक्स्ट हम लिखेंगे, दिस इज मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक भी हैं, और अगर वैसे नहीं कर सकते तो ये हेटेरोट्रॉपिक भी, ये डिपेंड भी करते हैं। दैट मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर बोथ, विच शो बोथ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉप्स, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो एग्जाम्पल इसकी मैंने अभी आपको इग्लिना की एग्जाम्पल दी थी कि वो हॉल प्लांट लाइक न्यूट्रिशन भी करता है, बट वो डिपेंड करता है दूसरे इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो वो हेटेरोट्रॉपिक भी है, वो अपना खाना खुद भी बना सकता है। प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, हमने होलोफिटिक न्यूट्रिशन की एग्जाम्पल दी थी, सो इसको बोलेंगे मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने आपको इंश्योर किया कि जितने भी मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ या बना रहा हूँ, दीज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। दीज विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रैबिंग ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द लाइफ प्रोसेसेस, फ्रॉम द बायो पोर्शन। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, आई प्रॉमिस एंड आई इंश्योर कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज, हम बोल सकते हैं फिल्टर फीडर्स। कभी क्वेश्चन आता है कि फिल्टर फीडर्स कौन से होते हैं। देखो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूंगा वेल की, जो कि एक लार्जेस्ट मैमल, जो कि एक लार्जेस्ट मैमल। ये जब पानी में होती है, अगर इसको न्यूट्रिशन करनी होती है, पानी में इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, शार्क्स। तो कभी आपने देखा है कि वेल जो है वो शार्क्स के ऊपर रिलाई करती है? नो। तो शार्क जो है ये एक लार्ज फूड पार्टिकल है इसके लिए। वाइल एज, जो आप देखोगे वेल जब खाती है, वो एक छोटे छोटे स्कूल ऑफ फिशेस, ग्रुप ऑफ फिशेस इज कॉल्ड स्कूल ऑफ फिशेस। जैसे हम बर्ड्स के ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक, जैसे हम एनिमल्स के कैटल के ग्रुप को बोलते हैं हर्ड, वैसे ही हम ग्रुप ऑफ जो फिशेस होता है, छोटी छोटी फिशेस का, उसको बोलेंगे स्कूल ऑफ फिशेस। वेल जब भी आती है वो लार्ज शार्क्स को रिजेक्ट करके एक छोटी छोटी मछलियों का पूरा स्कूल खा जाती है। तो इसको हम बोलेंगे फिल्टर फीडर्स को। दैट मीन्स फिल्टर फीडर्स आर दोज क्रिएचर्स विच रिजेक्ट मैक्रो और लार्ज फूड particles but rely on
माइक्रो फूड पार्टिकल्स। एग्जाम्पल मैंने वेल की दी, जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल को रिजेक्ट करती है, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ फिशेस को प्रेफर करती है। इसके लिए एग्जाम्पल और देख सकते हैं, स्पॉन्ज जिनको हम पॉरीफेरा बोलते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है इसकी। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया। उसके बाद हम आपको दूसरा बता सकते हैं, ये भी आपका जो है कुछ और 2-3 पॉइंट्स में बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके पास पूरी नॉलेज हो ताकि आपका एक भी पॉइंट ना छूटे। ठीक है, तो एक और फीडर होते हैं जिनको हम बोलते हैं वोरेशियस फीडर्स। Voracious, as the name indicates, they take large amount of food irrespective of their body size। irrespective of their body size। देखो मैं आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ, हमारे पास कोई काऊ होती है, तो काऊ उतना ही खाना खाएगी जितना उसका स्टोमक एकोमोडेट कर पाएगा, स्टोर कर पाएगा। घोड़ा उतना ही खाना खाएगा, उतनी ही ग्रास खाएगा जितना वो अपनी बॉडी में एकोमोडेट कर सकता है। ऐसा तो नहीं है घोड़ा जो है उतना अमाउंट तो नहीं खाएगा जितनी अपनी बॉडी से ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। बट कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो अपनी बॉडी प्रोपोर्शनेट के हिसाब से और ज्यादा खाना खाते हैं। ठीक है, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया, काऊ का साइज इतना है तो वो इतना सा खाना खाएगी जितना उसके स्टोमक का साइज होगा, बोल सकते हैं। तो ये इसका फूड हो गया, इससे ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकती क्योंकि स्टोमक ही इतना है। अब अगर ये ही काऊ या यही कोई क्रिएचर होगा, इसके अलावा कोई दूसरा क्रिएचर होगा जिसका साइज इतना होगा, इतना सा, और सामने इतना बड़ा फूड पार्टिकल होगा, ठीक है, तो ये इसको खा जाएगा, तो इसको बोलेंगे वोरेशियस फीडर। अब आप बोलेंगे सर इतना सा है, इसमें कितना स्टोमक होगा, इतना सा स्टोमक है, इतने फूड को कैसे अकोमोडेट करके कैसे खा पाएगा। देखो, जब ये वोरेशियस फीडर इसको खाना स्टार्ट करता है तो खाने को हम बोलते हैं इंजेशन, और इसका मैकेनिज्म इतना फास्ट होता है, इसकी डाइजेशन बहुत फास्ट होती है, दैट मीन्स ये ब्रेक डाउन करता है, डाइजेशन इज वेरी फास्ट। और डाइजेशन को फास्ट करके ये इस जो इसमें से इसने एनर्जी निकालनी थी निकाल ली, बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट बना उसकी इजेक्शन कर लेता है, एक्सक्रीशन, रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। सो ये इसका साइकिल जो होता है ये बड़ा फास्ट होता है, साइकिल इज वेरी फास्ट। सो विद द रिजल्ट, ये इसको जब इसने खाना स्टार्ट किया, इंजेक्शन किया, यहाँ से कंटिन्यूसली इसको इंजेक्शन कर रहा है, यहाँ से कंटिन्यूसली इसको इंजेक्शन कर रहा है, यहाँ से इनटेक कर रहा है इसका, यहाँ से इसका रिमूवल कर रहा है। तो ये जो साइकिल है इतना फास्ट है तब तक ये पूरे इसको खा जाएगा। सो इनको हम बोलेंगे वोरेशियस फीडर। एग्जाम्पल मैंने दी, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ड्रैगन फ्लाई, यह एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एक फिश की, उसको बोलते हैं गैम्ब्यूसिस फिश। वो भी इतना ज्यादा खाना खाती है कि उसकी बॉडी के साइज के हिसाब से, जो कि उसकी बॉडी के साइज के हिसाब से, बॉडी के प्रोपोर्शनेट के हिसाब से ज्यादा होता है। ठीक है, सो उसके बाद जो लास्ट दो हम आपको पढ़ाएंगे, अब कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फीड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो होता है प्रेजेंट इन सॉइल। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे डेट्रिटस, डेट्रिटस फीडर्स, that they feed upon the organic matter present in soil। Example, earthworm, उसका जो न्यूट्रिशन मिलता है वो निकलता है सॉइल से, वो ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस होता है। ठीक है, वहां से इसको ह्यूमिक एसिड मिलता है जो कि उसके लिए एक न्यूट्रिशन का काम करता है, उनको बोलेंगे डेट्रिटस
फीडर्स, क्या बोलेंगे, डेट्रिटस फीडर्स, जो कि ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है सॉइल में उनके ऊपर करते हैं। अब जो लास्ट है दैट इज, ये आपने बड़ा आपको मतलब काइंड ऑफ सुन के ये थोड़ा आप क्योंकि मुझे लगता है एज फार एज माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इज कंसर्न, यू हैव गॉन थ्रू दिस वेरी पॉइंट, बट मैं आज आपको ये वाला पॉइंट बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा पार्ट है न्यूट्रिशन के रिलेटेड जहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा। मैंने आपको सारे पॉइंट्स विद स्पेसिफाइड एग्जाम्पल्स बताई हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन। नाउ जो लास्ट वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको मैं आपको बड़े आराम से समझाऊंगा, दैट इज कॉप्रोफेगस। इसको दूसरा नाम बोलते हैं रीइंजेशन, या इसको एक फिनोमेनन बोलते हैं दैट इज कॉप्रोफेगी। कॉप्रोफेगस मोड ऑफ न्यूट्रिशन या रीइंजेशन। कभी आपने कोई क्रिएचर ऐसे सुना है जो अपने फीकल मैटर यानी कि जो खुद की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, फीसिस के ऊपर कौन अपने फीसिस के ऊपर कौन न्यूट्रिशन करता है? दीज आर animals which feed on their own excretory प्रोडक्ट्स, जो खुद के यानी कि उनकी बॉडी से जो फीसेस निकलते हैं, है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसी को खा जाते हैं। उन ऑर्गेनिज्म्स को हम बोलेंगे कॉप्रोफेगस, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉप्रोफेगी या रीइंजेशन। देखो अब आपको समझा देता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा क्रिएचर है, हमने डॉग देखे होंगे, वो हमारे एक्सक्रीटरी या फेसेस के ऊपर अपनी न्यूट्रिशन अचीव करता है, बट डॉग को हमने नहीं देखा खुद का फेसेस खाए। तो एग्जाम्पल हम लेंगे रैबिट की। रैबिट ने जब इंजेक्शन किया यानी कि उसका जब फूड मटेरियल का इनटेक हो गया, उसके बाद उसने खाया सेल्यूलोस। ठीक है, सेल्यूलोस उसके डाइट में मेन कंटेंट होता है, उसका जो डाइट होता है, उसकी जो न्यूट्रिशन होती है, उसमें सेल्यूलोस होता है। ठीक है, जब उसने इसको इंजेस्ट किया यानी कि इनटेक किया, अपनी बॉडी में ले लिया, फिर उसके बाद इसकी डाइजेशन होगी। ठीक है, तो डाइजेशन के बाद उसने अपनी बॉडी से इसको निकाला, दैट इज इजेशन। ये उसके फीसेस है या फीकल मैटर। अब यही रैबिट जिसने पहले इंजेक्शन किया था, यही रैबिट दोबारा इसको इनटेक करेगा। तो पहले तो इंजेक्शन किया था इसने, फिर उसका ब्रेक डाउन भी हो गया, फिर उसको बॉडी से बाहर भी निकाला, उसके बाद दोबारा इसको ले रहा है, तो इसको बोलेंगे री इंजेक्शन, दोबारा लेना, बोल सकते हैं ना, री इंजेक्शन। तो इस री इंजेक्शन को ही हम बोलेंगे कॉप्रोफेगी, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड कॉप्रोफेगस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब क्वेश्चन ये है कि ये अपनी फीकल मैटर के ऊपर क्यों रिलाई करता है? ये अपने फीकल मैटर के ऊपर इसलिए रिलाई करता है क्योंकि जो सेल्यूलोस इसमें आया होता है यहाँ से, उसकी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई होती, वो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ होता, वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता। तो ये क्या चाहता है कि जो भी इसमें कुछ और सेल्यूलोज का कंटेंट बचा, वो मैं दोबारा उसको खा लूंगा, उसको मैं दोबारा खा के उसको फिर से कंज्यूम करूंगा, और उससे दोबारा जो भी कुछ है मुझे न्यूट्रिशन मिलेगी। तो दैट मीन्स कंप्लीट डाइजेशन। अभी तो पार्शली डाइजेस्ट हो गया, तो इंजेक्शन री इंजेक्शन करता है फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ओके, होप कि आपको ये सब सारा समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने आज जो मेन इंट्रोडक्टरी टॉपिक था कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है, हाउ वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। लिविंग में